अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। जो इतलात हैं कि इसराइल के अंदर बहुत से तैयारे जो हैं वो ये असलहा और साजो सामान लेकर उतर चुके हैं मुख्तलिफ अड्डों पर इसराइल के, जिससे ये भी वाज़ेह होता है कि बाकी किसी जगह पर यानी मिडल ईस्ट के जो अड्डे हैं वहाँ पर से उन्हें ईरान पर हमला करने की इजाज़त अब नहीं रही जो पहले थी। इस पर ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा मामला ये है कि जो अब तक हमारे सामने इतलात आ रही हैं वो ये है कि इन तीनों ममालिक बकौल अमरीकी सदर के कि इन तीनों ममालिक की ये बात मैंने इसलिए मान ली कि बड़े संजीदा मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं और हो सकता है कि मुआहदा हो जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपना धमकियाँ देने का जो एक सिलसिला है वो जारी रखा और धमकी देते हुए उनका कहना था कि जी ईरान के पास वक्त बहुत कम है, उसे जल्दी कर लेनी चाहिए, उसे मुआहदा कर लेना चाहिए, ये उसके हक़ में बेहतर होगा वरना बहुत नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कम अज़ कम जो मुआहदे के लिए ज़रूरी है वो ये है कि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके, ये प्राइम टारगेट है जो इस वक्त अमेरिका का है। अब मामला ये है कि जो अमेरिका और इसराइल जो है वो जंग करके देख चुके हैं। 270 अरब डॉलर का नुकसान ईरान के बकौल वो उन्होंने जो क्लेम डाला है कि ये 270 अरब डॉलर जो है इसका नुकसान हुआ है, ये हमें पूरा करके दिया जाए और उसके साथ हम पर दोबारा हमला ना होने की ज़मानत दी जाए। तीसरा, आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान के कंट्रोल में रहेगी और उस पर कुछ ना कुछ टोल ज़रूर होगा। अब ये टोल क्या होगा ये अब बात की बात है। और चौथा जो मामला है वो ये है कि जो जौहरी मुज़ाकरात हैं ये एक लंबी बातचीत है, इसको ये पहले जो है जंगबंदी की मुस्तकिल कर दी जाए और करने के बाद इस पे जो है मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। ये जो तर्जमान वज़ारत ख़ारजा ईरान के हैं उनकी तरफ से ये चंद नकात हमारे सामने आए हैं। सवाल जो मैंने उठाना शुरू किया था एक्चुअली वो ये था कि 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई मिलिटरली इसकी कोई उनके पास ऑप्शन मौजूद होता अमेरिका के पास, तो वो मैक्सिमम ये नुकसान बढ़ा सकते हैं। अगर नुकसान करके अहदाफ पूरे होने होते तो क्या ये अहदाफ पहले पूरे ना हो चुके होते, बल्कि उन अहदाफ में जो एक अहदाफ रजीम चेंज था वो बिल्कुल ही ख़त्म इसलिए हो गया कि जब अमेरिका और इसराइल हमलावर हुए ईरान पर तो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो आवाम है वो अपने इस मौजूदा रजीम के पीछे आ खड़े हुए। दोबारा भी अगर हमला होगा तो उनकी जो जिसे कह लीजिए कि ये जो अज़्म है ये मज़ीद जो है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा जो मामला है कि अगर वो इकॉनमी को जिस तरह उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके जो इकनॉमिकली स्ट्रेंगलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान की, तो ईरानी जो हैं वो ये समझते हैं कि इससे ज़्यादा क्या उनकी मईशत ख़राब हो सकती है, इससे ज़्यादा उन्हें क्या मसाइल आ सकते हैं, वो अपने अवाम के साथ मिलकर जो वो इसे संभाल सकते हैं। अब मामला ये है कि ये जो ईरान पर हमला करने की धमकी है एक्चुअली ये काबिल अमल है। जो सबसे बड़ा, क्योंकि चीन के दौरे से वापस आए तो आते साथ उन्होंने सलामती कौंसिल का इजलास भी किया और वहाँ पर ये बात भी हुई और दोबारा भी इस हफ्ते एक और इजलास होगा जिसमें फ़ैसला हो सकता है। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया मियाँ सनाउल्लाह साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं, एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब दिफाई तजिया निगार हैं, अमजद इकबाल साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले मियाँ साहब आपके पास आना चाहूँगा। मैं अभी तक ये जो अब धमकी, वैसे तो रोज़ ही धमकी होती है अमरीकी सदर से की तरफ से आती है हमारे सामने, ये एक्चुअली धमकी आपको लगता है कि ये कारगर साबित हो सकती है ईरान के ऊपर या ये प्रेशर बिल्ड कर सकती है ईरान के ऊपर? क्योंकि अब तो ये मजाक बनता चला जा रहा है कि रोज़ ये कहना कि जी आपके पास वक्त नहीं है, आप कुछ कर लें, होता हुआ कुछ भी नहीं है। और अगर हो भी जाए, एक ये अगरचे कि वो इसकी जैसे कह लीजिए कि इसको कंडेम ही किया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन अगर हो भी जाएगा तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नुकसान और कर लेंगे? ईरानी जो हैं इस चीज़ से मरूब होंगे? बेसिकली ये तो वो टैक्टिक्स हैं जो आजमाए गए और फेल्ड हो गए। इसने डिटर नहीं किया ईरानी क़यादत को, पीछे हटने पे मजबूर नहीं किया, कंसेशन देने पे मजबूर नहीं किया, और वो जिस जगह खड़े हैं और वो खड़े रहे। तो उससे तो चाहिए कि थोड़ा सा सबक सीखते और थोड़ी सी लचक दिखाते और अपनी गुफ्तगू जारी रखते, लेकिन उसके बरअक्स इनकी धमकियों की वजह से ईरानी क़यादत भी बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है
और वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। उनके जो 5 पॉइंट्स जिसका जिक्र आपने किया है वो जो आए हैं, जी उसमें तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि पांचों के पांचों निकात को वो इसी तरह मनोअन एक्सेप्ट कर ले, और ये फिर उसकी बहुत बड़ी है ना अज़मियत होगी। अब आपने पहले बात की अपने इब्तदाइया में कि जी सारे के सारे है ना उनके जो जंगी तैयारियां हैं और उसका साजो सामान जो आया वो इजराइल के हथों पे उतर गया। इसका दूसरा मतलब आपने अखज़ करने की ये मेरी कोशिश राय की। है। मैं वही कह रहा हूँ कि राय है कि जी जो कि पॉइंट आपका सही भी हो सकता है कि जी दूसरे ममालिक ने इनकार कर दिया हो। मैं नहीं समझता कि दूसरे ममालिक ने इनकार किया होगा, और वहां भी मौजूद होंगी ये सारी चीजें, और न और उनके जो अपने नेवल है ना एसेट्स हैं उनके अंदर भी मौजूद हैं ये सारी चीजें। दोनों मुल्क ईरान हो या अमेरिका, दोनों का नुकसान हुआ है। ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वो नहीं समझते कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि वो अपने मौक़िफ़ से हट जाएं। ठीक। वो समझते हैं उनके पास असला और उनके ना स्टॉक पाइल्स दोनों के, ड्रोन्स के, मिसाइल के, और उनकी छोटी किश्तियां जो तेज रफ्तार किश्तियां हैं जी वो कामागाजी इतनी बोट्स। मकदार में हैं कि जी वो गुजंत ना अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ठीक। वो उनके अलाइज को, अमेरिका के अलाइज को उनसे मुनहरफ करके अलहदा कर सकती हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है। दूसरा ईरान का ये कहना कि ये हर फ्रंट पे है ना वो बंद हो, जंग बंद हो। जी जी। अब वायलेशन तो ठीक है, जो सीज फायर है बाय लार्ज इंटैक्ट रही है, लेकिन वायलेशन तो साथ साथ होती रही हैं। और साथ है लेबनान में जंग जारी है, वहाँ अमवात भी हो रही हैं, और इसराइल अभी तक वहाँ अपना कदम ना को मजबूत कर रहा है, और इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उसकी और ट्रंप की क्या गुफ्तगू ही हुई है और उसके नताज क्या कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, ये तो उसकी कुव्वत पे, फौजी कुव्वत और जो कैपेबिलिटी है टू रिएक्ट एंड टू टेक एन ऑफेंसिव है ना रिएक्टिव एक्शन, वो ईरान पे मुनहसर है। वो ये ज़रूर है कि दूसरे मुल्कों की तरह ये दोनों मुल्क भी, अमेरिका और ईरान, खात्मा चाहते हैं। दोनों कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इनकी सारी गुफ्तगू के पीछे आपको ये ख्वाहिश झलकती नजर आती है, ठीक और है। वो इसका बड़ा इजहार भी करते हैं। लेकिन ईरान को सबसे बड़ा जो नाराजगी का सबब है या उनके ना आगे आने का सबब है, वो समझते हैं कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, और दूसरा ये बहुत मगरूर है, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत और तवातर के साथ झूठ बोलते हैं, और ना धमकियां बहुत देते हैं। ये कोई लैंग्वेज नहीं है गुफ्तगू करने की। ठीक। ट्रस्ट की बात है। ठीक। बड़ी बातें होती रहती हैं गारंटी की। गारंटी कोई नहीं दे सकता, ना चाइना दे सकता है, ना रशिया दे सकता है। ये वीटो का मसला है, अमेरिका के पास ये पावर है। ये अगर है ना कोई देना है तो वो ट्रस्ट पैदा करना होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और उसके लिए लचक दिखानी होगी। बाज़ का बड़ी पावर को भी लचक दिखानी पड़ती है, और कभी छोटी को ठीक अपनी मियां साहब। कमजोरी की वजह से थोड़ा बहुत नीचे ठीक है। और चेंज करनी पड़ती है। ये जो कल उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब, कतर और यूएई ने ये दरख्वास्त की कि ये उन पे जंग, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो हमला ईरान पर होगा, अमेरिका या इसराइल का, तो हम वो जो है वो हमला जवाबन हमला करेंगे इन ममालिक के ऊपर, और वो इस जंग में नहीं जाना चाहते, पहले भी नहीं गए। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर आपको नहीं लगता कि जो मिडल ईस्ट है या खलीज है उसके अंदर ये रियलाइजेशन भी है कि वो अब यूएस सिक्योरिटी और यूएस के जो अड्डे हैं उनसे अब जान छुड़ाना चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा था, शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये अड्डे कभी ना मूव नहीं होंगे, ना ये मुल्क चाहेंगे कि ये अड्डे यहाँ से उठ जाएं।
बल्कि इनकी ज्यादा आना वो हो जाएगी, इस पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और ये अरब कंट्रीज खुद करेंगे। आपने वो देखा था 8.4 बिलियन डॉलर्स की जो सऊदी अरेबिया ने नए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो भी इसी का शाखसाना है। तो इस चीज को तो आप भूल जाइए कि अमेरिका यहाँ से इस खत्ते के में की चेंज में आने, जियो पॉलिटिकल चेंजेस आएंगी, लेकिन ठीक उसके बाद भी यहाँ का मजबूत तरीन सतून सिक्योरिटी का रहेगा। ठीक। और सेकंड बात यह है कि ये बात सही होगी कि तीनों कंट्रीज ने कहा, आखिर पाकिस्तान भी तो यही दोनों मुल्कों, दोनों फ्रेकैन को यही अर्ज कर रहा है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो गए हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने अपार्ट मैं ये फ्रॉम सब द आता हूँ, मैसेज मैं इस एस्पेक्ट मैं पाकिस्तान के एस्पेक्ट पे भी आता हूँ। मैं पहले चाह रहा हूँ कि मैं ज़रा एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जो साजिद हबीब साहब है, सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मिलिटरली जो बात की जाती है कि क्या ये ऑप्शन मौजूद है, धमकी तो देना अलग बात है, लेकिन क्या अमेरिका ऐसा क्या कर सकता है कि अब तक तो जो लचक ईरान के मौक़िफ़ में नहीं आई वो आ जाए और वो उस तरह की रियासत में कन्वर्ट हो जाए जिस तरह की रियासत इसराइल चाहता है और अमेरिका चाहता है? क्या ये मिलिटरली ये मुमकिन है? देखिए, मिलिटरली तो वो कोशिश करके उन्होंने देख ली। ईरान का बहुत नुकसान हुआ, जैसे एम्बेसडर साहब ने फरमाया, बिल्कुल उनका बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जिस रिजिलियंस के साथ उन्होंने रिटेलिएट किया है, आप देखिए कि आयरन डोम को तहस नहस कर दिया। आयरन डोम को तहस नहस करके उन्होंने हर अमरीकी अड्डे के ऊपर पूरे रीजन में अपने ड्रोन्स और मिसाइल पहुंचाए हैं। जहाँ तक बोट्स की भी अभी बात की, जो छोटी बोट्स हैं, जैसे इनकी उन्होंने कहा थी कि इनकी हमने अब 155 शिप्स इनके डबो दिए हैं, उसके बावजूद अभी इनके किसी शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनके पास सैकड़ों छोटी बोट्स हैं, सुसाइड बोट्स हैं, जिनको वो लेके फिर रहे जी, हैं। और दूसरी बात, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, जिसके लिए जहाँ पे दोनों के नेतन्याहू के जो एक्सपेंसिव डिज़ाइंस हैं और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की जिसकी वो बात करता था इनके न्यूक से, और जो ट्रंप का या अमेरिका का कंटेनिंग चाइना, जो उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्लिंटन के ज़माने से चला आ रहा है, आई थिंक ये दोनों जो मर्ज करके ये कंबाइन हो गए थे रिजीम चेंज के ऊपर, वो भी फेल हो गया। अभी जैसे आपने देखा कि ना सिर्फ लेके लोग पूरी तरह उनके हुकूमत के साथ खड़े हो गए, उन्होंने ब्रिजेस के ऊपर लाइनें बना ली, और जो पहले वॉर से पहले जो शोरश बर्पा की गई थी इंटरनल, वो भी नहीं हुई। हालांकि जंग के दौरान एक मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं और तवज्जो होती है और उस टाइम पे ऐसे एलिमेंट निकलते हैं, वो भी फेल हो गया। कुर्दों को लाने वाला मसला भी फेल हो गया, जिसको एडमिट किया। ट्रंप बड़ा नाराज हुआ कुर्दों से, जैसे बहुत सारे यूरोपियन पब्लिकली कहा उन्होंने, उनसे भी नाराज हुआ। तो मिलिटरीली देखिए ट्राई तो कर चुकी है। जहां एक बात तो हम सब जानते हैं, ट्रंप का इतबार कोई नहीं है। वो कुछ भी कहे कि यू टर्न लेके वो हमला भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो मेरी नाकिस राय में इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। ये सिर्फ सऊदी अरब का, ईरान का और कतर का कहना नहीं है, जिसमें शायद सबसे ज्यादा परेशान यूएई को होना चाहिए, जिसको इस ईरान ने क्लियरली नेक्सस डिक्लेयर कर दिया है। इजराइल, यूएई और अमेरिका का नेक्सस डिक्लेयर कर दिया। जो पिछले 2 कार्गो जहाज बहुत ज्यादा गए हैं, मैं समझता हूं कि ये जो पहले ही बेतहाशा इनके स्टॉक पाइल जो नीचे गई हैं इजराइल की, न सिर्फ ईरान के, और उसके बाद से जिस तरह वो लेबनान में कर रहे हैं, तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए थी। क्योंकि बहुत सारी इंडिकेशन है, जैसे आप देखिए कि फीफा का वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें सारी दुनिया का इंटरेस्ट होता है। वो बड़ा एक तरह से रुका हुआ था 2-3 हफ्ते पहले 2 शहरों के अंदर जहां पे मैचेस होने थे। 2000 से ज्यादा कमरे जो थे वो कैंसिल कर दिए फीफा ने। अभी आप देखिए कि ईरान की टीम को इजाजत दे दी अमेरिका ने। दैट मीन्स उनकी क्लियरेंस भी हुई होगी, सारा कुछ। वो तुर्की में अंतालिया में है, वहां से वो खेलने के लिए जा रहे हैं। एक और आप खबर में देख रहा था कि रशिया की जो उनकी न्यूक्लियर एजेंसी है, उसने कहा है कि हमारे जो स्टाफ हमने बुश शहर से वापस बुलवाया था, जहां पे ये 2 यूनिट्स बना रहे हैं, वो कुछ हफ्ते के अंदर वापस जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। फिर अभी आपके भी नीचे पट्टी चल रही है कि ट्रंप ने कहा कि बड़े सीरियस मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आई थिंक मिलिटरली शायद अब वो ना करे। हालांकि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो इंडिकेटर्स हैं, इसमें शायद अभी मिलिट्री ऑप्शंस ट्रंप के पास बची नहीं है। वो चाइना भी गया था तो खाली हाथ वापस आया। इवन उसने 200 बोइंग जो खरीदने का कहा था कि चीन खरीद रहा है और उनके एग्रीकल्चर के इतने प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसका भी चाइना ने
ऑफिशियली कोई चीज उनमें से अनाउंस नहीं की है। जी, अभी आई तक थिंक नहीं। वो एक विक्ट्री की एक जिसको हम पोजीशन ऑफ विक्ट्री से जाना चाहता था, वो उसको वहां पे नहीं मिली। वहां से कोई एक्सेप्ट फॉर चीन ने कहा कि वो जंग जो नहीं होनी चाहिए थी उसको खत्म हो जाना चाहिए। ठीक। आई थिंक आई सी समथिंग पॉजिटिव अगेंस्ट द विशेस ऑफ ट्रम्प हैपनिंग सून। ठीक ठीक है अमजद साहब, ये जो सफ़ीर साहब ने भी कहा, एवीएम साहब ने भी कहा, अब मुझे बात से ये मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं कि इसराइल में जो असलहा पाइलअप हो रहा है वो एक्चुअली जो उनका असलहा डिप्लीट हो चुका है और वो जो लबनान के ख़िलाफ़ महाज खड़ा बनाया है ये उसकी हेल्प के लिए वो दिखा ईरान कर रहे हो, क्योंकि ईरान के ऊपर तो अब शायद ऑप्शन बड़ा मुश्किल सा मामला है ना, वो कर भी लेंगे तो क्या उसमें से निकलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं पहले भी आपसे ये चूँकि बात हो चुकी है कई दफ़ा, अभी चूँकि सफारती हवाले से, सियासी हवाले से बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है सारी, लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूँ, अब ईरान के ऊपर अमेरिका हमला नहीं करेगा, जो मेरी राय है जी कि वो नहीं करेगा, नहीं कर सकता इस वक्त। जितनी जो भी माजी में हमने देखा सारा सिलसिला, ये सिर्फ वो एक धमकियां, एक प्रेशर डालने की बातें सारी, इस वक्त जो कुछ भी वो कर रहा है वो सारा कुछ कि जी अपनी मर्जी का कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए। फेस सेविंग ईरान दे फेस सेविंग नहीं ना दे रहा ना, बात यह है कि ईरान दे नहीं रहा इस वक्त। मामला ये है कि ईरान फेस सेविंग नहीं दे रहा, वो अपनी शराइत पे देने के लिए तैयार है कि जी आप हमारे, एक तो हुर्मुज़ वाला मामला हम सबके सामने, दूसरा उसने कहा जी क्लेम है उसका कि जी कि इसको क्लियर करें, तीसरी बात वो अपने एसेट्स की बात करता है, असासों की बात करता है कि जी कि हमारे उनको जो फ्रीज किए हुए हैं उनको रिलीज करें, उनके ऊपर हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म करें। ये 3-4 चीज़ें जो जिनका वो बार बार जिक्र करता है, ये मेरा ख्याल है कि जो एटमी जो जब हम बात करते हैं कि जी कि उसकी यूरेनियम की, वो तो ईरान उसके ऊपर पहले दिन से एग्री है, वो तो बल्कि जंग शुरू होने से पहले वो कहता था हम एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते। और लेकिन वो यूरेनियम यूएस के हवाले करने पर तैयार नहीं है, ये उसका सख्त मौक़िफ़ है। बिल्कुल, वो बल्कि इसमें रशिया ने ऑफर भी की थी कि जी आप हमारे हवाले कर सकते हैं, हम इसके लिए तैयार है। अब वो कहाँ जाता है नहीं है, ये एक अलग है मामला है। अब मामला असल में मैं बार बार आपसे बात करता हूँ, देखिए ये सिर्फ ये इन चीज़ों का मामला नहीं है। बेसिकली इस वक्त अमेरिका वहाँ पे अपनी कंपनियों की रसाई चाहता है ईरान के अंदर, वो उसके ऊपर वो भी नहीं मिली, वो अभी तक ना वो मिली है, ना ही कोई मिलने का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि उसके पीछे चाइना है। और अभी जो बार बार बात भी हो रही है कि जी कि अभी जैसे ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जी बड़े सीरियस, कल भी वो ईरान ने रात को ये बात कही, उन्होंने कहा जी हमारे बड़े पॉजिटिवली और बड़े आगे बढ़ रहे हैं मुज़ाकरात, हमारे बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ धमकियाँ भी दोनों तरफ से आ रही। अब रह गई बात, आपने बात की इसराइल की, ये बात ठीक है कि जी कि वो बाकी जो कतर है, यूएई है, कुवैत है और इराक है, वहाँ पे किसी जगह पे उसने असला डंप नहीं किया, लेकिन ये वहाँ पे लेके गए हैं इसराइल में। एक वजह तो ये है कि वो पहले जितना नुकसान हुआ ये सारे रसाई में है, रेंज में है ईरान की, और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं डिफेंस अभी उन्होंने वहाँ से लेके आए कोरिया से अपना डिफेंस सिस्टम यहाँ पे इसराइल में, और वो समझते हैं कि शायद इस वक्त इसराइल का डिफेंस बड़ा मजबूत है, इसलिए उन्होंने इस बार उसको अपना मरकज़ बनाया था, इस इरादे के साथ शो करने के लिए कि हम यहाँ से हमला करेंगे। लेकिन ये मेरी राय है इसमें हवाले से भी, मुझे तो यूँ लगता है कि ये भी उनकी एक और ब्लंडर है उनका कि वो एक जगह पर उन्होंने अपना सारा कुछ इकट्ठा कर लिया और वो ईरान की रेंज से बाहर भी नहीं है। सारा सिलसिला हमने देखा ना, तो वो बाहर नहीं है। अगर कोई ऐसी सूरत समझती है तो फिर एक तो ये कि जैसे बाकी मुल्कों ने हो सकता है इनकार भी कर दिया हो ना, सऊदी अरब ने तो खैर ये बार बार बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे चूँकि इस वक्त भी उनके जो बेसिस हैं वहाँ पे पाकिस्तान के ट्रूप्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो कैसे हमला वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से करके अगर ये ऐसी चीज़ होती है तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसराइल की एक जगह इकट्ठा करने से। लेकिन अब उनको वो मुआहदा चाहिए जिसकी वो बार बार बात करते हैं। अब देखें वो शराइत जो सामने रखी हैं उसमें तो कोई, आप मुझे बताइए, वही शराइत है जो पहले शुरू दिन से आ रही है, वही पहले दिन से आ रही है, तो फिर वो कौन सी ऐसी शराइत है जिनका ट्रंप बार बार जिक्र करते हैं कि जी मुआहदा वो हमारा मुआहदा करें, वो स्वाय इसके कि वहाँ पे वो असल में मुझे लगता है कि अब ईरान ये कहता है कि आप ये वाले मामला तय करके ये जो चीज़ें हैं इस पे बात कर लें, फिर न्यूक्लियर पे मुज़ाकरात
कर ले, वो तवील मामलात हैं, उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें तय करें। यूएस चाहता है कि पहले न्यूक्लियर तय हो और फिर बाकी मामलात तय हो। मतलब जो मुझे देखिए, ईरान तो पहले दिन से ये कह रहा है कि हम नहीं बनाते, जी जी, हम न्यूक्लियर नहीं बना रहे, वो वारंटी ले लेना, बैठा लें वो जिनकी रशिया से या चाइना से अगर वो आते हैं तो दरमियान में, अगर वो आते हैं तो वो बिठा लें, अगर अमेरिका को मंजूर है ये तो। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई ओपनली नहीं, वो एक ऑप्शन है इसमें जो बात भी इस पे हो भी रही है, ये चल भी रही है, वो है सलामती कौंसिल वाली, कि वहाँ से कोई इस तरह की रेजोल्यूशन आ जाए, हो सकता है ये सारा जो सिलसिला हो जाए वहाँ पे, वो वहाँ से आ जाए तमाम पूरी दुनिया की, कि ये अगर ये ऐसा हुआ तो फिर ये सलामती कौंसिल जो है वो जामिन होगी इसकी, तो फिर शायद ये मामला हल हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी कि ये चंद दिनों के अंदर ये मामला हल होने का इम्कान है। मियां साहब, ये जो मामला है, ये बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये मामला सारा तेल का है, जिस तरह वेनेजुएला का मामला था, वहाँ पे जो कोशिश की गई उसका एक अंदाज था, ईरान पे भी कोशिश हुई थी, वहाँ का तेल का कंट्रोल हासिल करना भी एक बीच में से हदफ था। प्लस ये है कि चीन के ऊपर ये ईरान के तेल पे कब्जा करने के बाद चीन का दौरा करना था, लेकिन नहीं हो सका। चीन का दौरा किया, वो भी अब यूएस मीडिया के मुताबिक दैट हैज बीन प्रूव्ड एज वो फेलियर, कोई उसके अंदर कोई, वहाँ पर भी कोई एक्चुअली फेस सेविंग नहीं मिली। ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके अंदर अगर कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सकता अमेरिका, और उसे फेस सेविंग ईरान भी देने को तैयार नहीं है, तो ये फिर क्या नताइज हमारे सामने आएंगे? क्योंकि अगर हम फेस सेविंग ईरान नहीं देता तो उसके पास, फिर अमेरिका के पास हमला करके अपनी इज्जत बचाने के अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं बचता। बेसिकली जो फैक्टर्स की तरफ आपने कहा है, तेल मिसाल के तौर पे, या कोई और भी चीजें हैं जिसमें चाइना का जिस अर्थ मिनरल्स उसके लिए जाना है, ये चीजें तो बैक ऑफ द माइंड काम करती रहती हैं। ये सिर्फ सुपर मार्केट, सुपर पावर्स नहीं देखती, ये इवन मीडियम लेवल की है ना जो पावर्स हैं वो भी देखती रहती हैं, क्योंकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है फॉर योर ओन कंजम्पशंस, या फिर आपको वैल्यू एडिशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर सिंपल ट्रेडिंग के लिए। तो ये तो चलती रहती हैं। लेकिन है ना, मसला यहाँ ये पैदा हुआ है कि ये जंग मुझे इतनी जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती जिसकी तरफ इशारा किया गया है। अब जैसा आपने मुझे ये ख़त्म होती नज़र नहीं आती, क्योंकि कोई भी फरीक अपने मौक़िफ़ से ज़रा भर भी हटने को तैयार नहीं है। अगर ये बयानात कुछ बरतानिया की तरफ से भी आ रहे हैं, उधर से एमिनेट हो रहे हैं, लचक दिखाई जा रही है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और ना, उससे जाहिर है कि ये मौक़िफ़ ज़रा सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और ट्रंप साहब जो हैं वो खासे डेस्परेट हो रहे हैं। डेस्परेशन में कोई बंदा अकल की बात नहीं करता, और बहुत है ना, अगर पहले ही उसकी अकल ज़रा कम हो या वो सोचता कम हो, अपने दिल से अपने मुंह से बात लेता, वो तो फिर उसमें और प्रॉब्लम हो जाते हैं। आपने कहा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे वो अपने अड्डों पे हमला शमला नहीं होना चाहते, कतर नहीं चाहता और ये नहीं चाहता यूएई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई कंट्री, बहरीन हो, कतर हो और ना कुवैत हो, ये नहीं चाहते। लेकिन ये खबरें भी आई हैं कि ये सऊदी अरेबिया से अटैक हुए हैं, ये खबरें भी आई हैं यूएई की तरफ से अटैक हुए हैं इससे पहले, और वो मिसाइल्स थे और ड्रोन्स हमले हुए थे। उस वक्त उनको एट्रीब्यूट किया गया था टू स्पॉइलर एलिफेंट इन द रूम, इजराइल की तरफ। लेकिन ये खबरों में कितनी सदाकत है, अभी तो फ्लूइड किस्म की सिचुएशन है, हमारे पास हमारी एक्सेस है ना टू ट्रू फैक्चुअल है ना इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। जो मेरा है ना गट्स फीलिंग है, इंस्टिंक्टिव फीलिंग है, या जो मैंने स्टडी है रोज़ के या टीवी चैनल से जो मैं देखता हूँ, मुझे लगता है ये है कि अनलेस कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं होती ईरान से, अमेरिका से, इसका हल स्टेलमेंट होगी और वो बड़ी ख़तरनाक होगी,
क्योंकि और ज्यादा खतरनाक इन दोनों फरीकों के यहीं पर दरमियान मैं ये है। बात करने के लिए मैंने आपको जो पिछला, आप जहां माजरत चाहूंगा, मैं आपको टोक रहा हूं, पाकिस्तान का जो किरदार था इस सारे काम में, खास तौर पर जब हमारे वजीर दाखिला गए हैं, वो वहां ईरान में मौजूद रहे हैं, उसके बाद ये कुछ चीजें हमारे सामने आई कि वही मौकफ दोबारा दोहराया गया। अगर ये लचक दोनों साइड से पैदा नहीं हो पा रही तो पाकिस्तान फिर किस तरह इनको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं, वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि इस्लामाबाद में इनको दोबारा बिठाकर एक कम से कम दूसरा दौर जरूर हो, तो आपको लगता है कि वो हो पाएगा फिर? ये पाकिस्तान की ख्वाहिश ये जरूर है, और पाकिस्तान इसके लिए बड़ी मेहनत भी कर रहा है, और जो है ना उसकी अपनी जान फिशानी के साथ कोशिश कर रहा है, सच्चाई के साथ कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने भी फॉरेन ऑफिस में काम किया है, मैं जानता हूँ अपने कोलीग्स को जो इस वक्त ना इक़्तिदार में हैं और जो मददगार होंगे, मामून होंगे, वो सारे बड़े सिंसियरली और बड़ी रातें भी हैं, वो क्या कहते हैं, रात को भी ना चिराग जलाते हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का रोल उतना मजबूत नहीं है कि इनकी सख्ती, मौक़िफ़ में सख्ती आने की वजह से कहीं वो ज्यादा ना परसुएट कर सके अमेरिका को या ना ईरान को कहीं वो मौक़िफ़ लाएं। शायद यही वजह है कि इस दफ़ा 2 दिन पहले तक तो वो ये बातें कर रहे थे ट्रंप साहब, कहीं उन्होंने हमारे सियासी और ना अस्करी क़यादत के कहने पे वो सीज़ फायर की थी और उनकी तारीफें कर रहे थे, वापस आते हुए चाइना से भी तारीफें की। अब आपने जो जिक्र किया है कि उन्होंने कहा कि जी आज जो हमला करना था वो इन 3 कंट्रीज की वजह से नहीं किया गया, यानी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, आप इसको इस तनाजुर में देखें, जो बातें रूस के ना उसने कही है फॉरेन मिनिस्टर ने, और जो बातें वहाँ हुई है, क्या उसका नाम है, ब्रिक्स की ना कॉन्फ्रेंस के दौरान, और जिस तरह अराक्ची ने थोड़ी सी बेट दी है अगेन टू इंडिया कि जी आप ना इसमें सी पोर्ट में दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद चंद आर्टिकल्स बड़े डिटेल्ड आए हैं अमेरिकन ना प्रेस में, जिसमें क्वेश्चन रेज किए गए हैं कि जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगले फ्यूचर में कौन ज्यादा बेहतर हो सकता है सालसी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि पाकिस्तान को जरा वो हालांकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर रहा है, सारा कुछ है, दूसरी ताकतें इस वक्त ना वो हो गई हैं, मैदान में आ गई हैं कि पाकिस्तान को सालसी के तौर पे थोड़ा सा नीचे लाया जाए। होपफुली ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे ना कदम मजबूत हैं इसमें और हम मुखलिस हैं दोनों साइड पे, और हम कामयाब रहेंगे। हम जिस तरह ये पहले दोनों ताकतें कहती थी कि सेकंड है ना, और वो राउंड इस्लामाबाद में होगा, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही होगा। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे भी पाकिस्तान के अलावा शायद कोई दूसरा मुल्क इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो दोनों फरीक, खास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान वो जैसे कह लीजिए ट्रस्ट इंजॉय करता हो जो इस वक्त पाकिस्तान इंजॉय करता है। AVM साहब से वापस आते हैं, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं वो किस हद तक जो है वो इसके अंदर अपना किरदार आने वाले टाइम के अंदर अदा करती हुई नजर आ रही हैं। अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मियां सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि कुछ और जो ममालिक हैं या पार्स हैं वो भी अब कोशिश कर रही हैं कि वो इस सारे अमल का हिस्सा बने। मैं चाहूँगा साजिद हबीब साहब ये बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क ऐसा, अगरचे मियाँ साहब ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, बहुत एफर्ट की है, और पाकिस्तान वैसे भी फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है, कोई एज सच उस तरह का वो उस लेवल की मीडिएशन नहीं है जिसमें कोई चीज़ों का वो खुद बोझ उठाए। कोई और मुल्क ऐसा है जो ईरान को और अमेरिका को इस हद तक, क्योंकि ये एक लंबा किस्सा है कई दहाइयों का जो उनके दरमियान दुश्मनी है, उसको जो है वो मेज़ पे, जो मुज़ाकरात की मेज़ पे दोबारा बिठा सके? आखिर में बिल्कुल जो कंक्लूजन दिया वो बिल्कुल मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
आप सिर्फ ये देखिए कि पाकिस्तान जो 2 साल पहले तक जिसको दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला और ये वो सब कुछ कहा जा रहा था, ये मई के बाद क्या हुआ कि एक ऐसी द लोन सुपर पावर अभी तक जिसको हम कह सकते हैं, जो तीसरी आलमी जंग शुरू करने वाली थी, सारा कुछ करने वाला था, ना हमारे पास कोई इतनी मिलिट्री पावर के उसको हम कोर्स कर सके, ना हमारे पास पैसे की बात तो करें ही ना कि इकोनॉमिकली के किसी के ऊपर अमेरिका को पाबंदियां लगाने का, टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे के मना सके। आई थिंक ये हमारी डिप्लोमेसी थी जिसमें मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। मेरा भी अपना भी एक्सपीरियंस है, ऑल्दो आई वाज अ मिलिट्री डिप्लोमेट, के हमारे जो फॉरेन ऑफिस में हर जगह पे कैपेबल लोग भी पाए जाते हैं। जी जी। तो ये सिर्फ फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर का विजन नहीं होता, पूरी एक टीम होती है। जिस तरह से इन्होंने काम किया है आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए इस इशू के ऊपर इस रीजन में इससे पहले कतर ये काम कर रहा था, दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे, अफगानियों का भी हुआ तो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे जब अमेरिका ने वहां से निकलना था। तो अब आज भी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, इसके कतर के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि ये इस वक्त पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है और ना हम इसमें आना चाहते हैं, ना हमारी कोई ख्वाहिश है, यही तरीका है जिसको हम चाहते हैं कि आगे भी फॉलो किया जाए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट की इनकी तरफ से, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान अमेरिका के दरमियान कराने के अलावा पाकिस्तान ने जो रीजनल मुल्कों को भी आपस में जिस तरह से पैसिफाई किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने ईरान का कनेक्शन कतर के साथ भी करवा दिया। ये वही कतर जिसको मैं तो ज़ाती तौर पे जंग से पहले समझता था कि सबसे बड़ा इजराइल की ताल्लुकात इसके साथ हैं और ये सबसे ज़्यादा जो है ईरान को रिएक्ट के खिलाफ करेगा। लेकिन आप देखिए कि ड्यूरिंग द वॉर इसी कतर के फॉरेन ऑफिस ने आके ओपनली स्टेटमेंट दी, जब ट्रंप ने कहा कि विल वाइप आउट ईरान फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, तो उसने आके कहा कि नो पावर कैन वाइप आउट एनी कंट्री फ्रॉम फेस ऑफ द अर्थ, वी आर गोइंग टू को एग्जिस्ट विद ईरान। हाँ, अब जो एक्सेस है अगर कुछ होता है तो इस रीजन में जो मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह ईरान उस तरह से सऊदी अरब और कतर के खिलाफ नहीं करेगा, पहला टारगेट उसका होगा इजराइल, दूसरा उसका होगा यूएई और तीसरा फिर उसकी रेंज में अगर कोई समंदर के अंदर उनके टारगेट्स आ गए। जहाँ तक मिलिटरीली की बात कर रहे हैं कि मैं अपने मोहतरम मियाँ साहब से थोड़ी सी गुजारिश करूँगा, कुछ ये बड़ी ताकतों का जहाँ पे बैठे होते हैं ये फौरन नहीं जाते, लेकिन एक कुछ इंडिकेशन आ रही होती है कि अगले 5, 6, 10, 12 साल में इनका आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब हो जाएगा। अभी आज अगर आपको खबर मिली हो कि हमारे जो कुवैत के साथ हमारे जो मिलिट्री डायरेक्टर हैं उनकी वहाँ पे वो गए, मुलाकात हुई है और प्रोबेबली कोई गुफ्तगू उनकी भी हो रही है पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ताउन बढ़ाने की। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ मूव ऑन कर रही हैं। जहाँ तक बात है कि जो रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का इस वक्त बहुत शोर है, आप तो उससे होंगे, क्योंकि अगरचे के मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का मामला है, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के हद तक कम से कम ये रीजनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क है, काफ़ी काम भी हो रहा है और वो तकरीबन प्रोसेस में आ चुका हुआ है, वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही हैं चीज़ें। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि बीच में कोशिश की, अगर आप ब्रिक्स की मीटिंग को याद करें कि भारत ने कोशिश की कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ इराक़ी साहब को बिठा दिया, लेकिन जो ईरान ने वहां पे भी कहा कि ब्रिक्स जो है ये कंडेम करे ईरान के ऊपर हमले को, इसके ऊपर भारत भी खामोश रहा और उसको आप देखिए कि सिर्फ एक बस मीटिंग हुई और वो वापस आ गए। अदरवाइज मुझे लग रहा था जैसे इसके बाद भारत थोड़ा सा स्टेप इन करने की कोशिश करेगा कि हम भी इस साइड पे आए, लेकिन भारत ने रशिया और यूक्रेन में के मामले में करवा के देख लिया, उसको बिल्कुल नज़दीक भी कुछ ऐसी उनकी डिप्लोमेसी नहीं चली थी जिसकी माशाल्लाह पाकिस्तान के जो पूरा डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारी टीम है, इन्होंने परफॉर्म किया। तो आई थिंक पाकिस्तान ही ऑप्शन रहेगी, बिकॉज आपने जैसे भैया साहब ने कहा कि ट्रंप ने जहाज से चढ़ते हुए जहाज से उतरते हुए हर जगह उसने पाकिस्तान का जिक्र किया और तारीफ की है। आई थिंक दोनों साइड का खास तौर पे ईरान का ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर। वो कभी भी इन हालात में, जैसे कि मोसाद का रॉ का नेक्सस जो शुरू में इनको पता चला है, उसके बाद से आई डोंट थिंक कि वो इस लेवल की बात के ऊपर वो ईरान को ट्रस्ट कर इंडिया को ट्रस्ट कर अमजद साहब, ये जो मामला है वो ब्रिक्स में भी इख्तलाफात हुए, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आ सका, चेयरमैन स्टेटमेंट आया जो वो आता है, वो जिस तरह से मामला होता है। लेकिन ये जो अब बात की गई है कि ईरान के अंदर जो रियलाइजेशन है अबाउट इंडिया, तो वो तो एक ऑप्शन फिलहाल नहीं हो सकती, और बाकी मेरा ख्याल है कोई इस शायद दौड़ में ना आए एज सच। जो कतर की बात है या दीगर खलीजी ममालिक, वैसे भी पार्टी है, तो अल्टीमेटली चॉइस अभी इस वक्त बहरहाल
पाकिस्तान ही है। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये जो पॉइंट एक मियां साहब ने कहा था वो बड़ा बारीक लेकिन बड़ा अहम पॉइंट था कि आपके वजीर दाखिला वहां गए, वहां पर दौरे पर थे, जब उसके बाद जो बात आई ट्रंप साहब की तरफ से, वो उन्होंने 3 ममालिक का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम उसमें, हालांकि पहले इससे पहले जब भी कोई बात हुई उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया, उन्होंने वजीर आज़म साहब का नाम लिया, वो उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फुल प्रेज करके और फुल हाईएस्ट पेडिस्टल पे रख के बात करते थे। तो ये कोई तब्दीली है या सिर्फ ये वक्ती तौर पर ऐसा है, अल्टीमेटली फिर मामला वहीं आना है, यानी मामला फिर पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हद तक ही रहेगा? अच्छा, मैं पहले तो ये चूंकि ब्रिक्स के हवाले से, चूंकि इंडिया का तो ये खबरें आ रही थी कि वो शायद ब्रिक्स को वैसे ही छोड़ रहा है, पहले इससे पहले इसी तरह की वो अभी तो जो मीटिंग हुई है उससे कुछ भी आउटपुट नहीं आ सकी, और उससे यही एनालिसिस हो रहा है कि शायद ये चाहते हैं कि जी कि ब्रिक्स का, क्योंकि वो जाना चाहता है जिधर, वो आपको भी पता है, और वो इनसे, चाइना से, रशिया से वो हटना चाहता है थोड़ा सा। तो ये इस वजह से ये दूसरी बात, वहाँ पे इराक़ची साहब के हवाले से मियाँ साहब ने बात की। इराक़ची साहब ने जब जो चाबहार के हवाले से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन काम करो, उनकी सफारतकारी नाकाम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो इंडिया है उसने ईरान के साथ अपने मुस्तकबिल के ताल्लुकात का फैसला खुद करना है। ये देखिए ना, ये एक कॉनोटेशन इसका इस तरह से है, ठीक है ना, कि आप खुद करें इसमें कि कैसे ईरान के साथ चलना है। रह गई बात ये जो अभी अब बात करें, कुछ दिनों से कुछ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की प्रोपेगेट कह रहे हैं इसको, या कुछ और तरह के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ सवालात इस तरह के शायद उस तरह से उठाए जा रहे थे कि जी कि ये कोई ईरान की फैसिलिटेशन हम कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है कि उसमें जी अमरीकी हमले से बचाना। तो आपने देखा ना कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, एक मखसूस हाउस से आया, उसका इंडिया से कनेक्शन था, वो जो जिस जगह से इंटरव्यू आया, सारा कुछ ये फिर उन्होंने सेनेट में उनके मखसूस तरह के वो लॉबी है जिसने वो सवालात उठाने शुरू किए ताकि एक प्रोपेगेंडा कैंपेन प्रॉपर पूरी एक कैंपेन थी ये चलाई गई, ठीक है ना। अब इस बयान को, ट्रंप के इस बयान को जो आज उन्होंने दिया है रात को, उन्होंने कहा कि जी कि ये सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पे आज का जो कल जो अटैक करना था वो हमने पोस्टपोन कर दिया। ये तो मैं तो ये कहूँगा कि ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर से ये जो लोड जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लोग डालने की कोशिश कर रहे थे, उसको उधर शिफ्ट किया है। अच्छा, कि ये जनाब हमने इनके कहने के ऊपर इस बार हमने अटैक वो अपना पोस्टपोन किया है। ये पाकिस्तान तो अपना काम, वो कल भी वो वहाँ पे मौजूद थे वज़ीर दाखिला, आपको पता है, वो तो सफारतकारी कर रहे हैं, और दोनों तरफ से एक ही बात आ रही है, ट्रंप की बात आज जो है और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान की बात, उन्होंने दोनों ने एक ही बात की कि पाकिस्तान की सफारतकारी में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बढ़ रहे हैं? फिर इसका मतलब पाकिस्तान दरमियान में मौजूद है ना, पाकिस्तानी सफारतकारी कर रहा है, तो कोई रास्ता और चैनल भी नहीं। इस बयान से मुझे तो यूं लगता है कि ट्रंप जिनको हम कहते हैं ठीक है वो कर देते हैं जो भी उनका ज़हन में आता है, लेकिन इससे पाकिस्तान के ऊपर से बोझ उन्होंने कम करने की कोशिश की है। इससे मेरा तो ख्याल ये, मतलब टारगेट अगर पाकिस्तान है तो उनका है कि कहीं और टारगेट्स भी रख दिए जाए ताकि जरा हट जाए। हम सब की बात मान रहे हैं इस इलाके में, इस रीजन में कतर के, चूंकि अभी जैसे हमने पहले शुरू में बात भी की थी कि उनको खतरा है, यूएई को खतरा है, बाकी जो कुवैत को खतरा है, बाकी मुल्कों को खतरा है कि अगर कोई हमला होता है फर्ज करें, यकीनन ये तो ऑब्वियस बात है, रेंज में आते हैं। अब तो वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ चुके हैं। अभी ईरानी जो है वो ये भी कह रहे हैं कि वो केबल काट सकते हैं, फिर और ऑप्शंस भी वो अपने सामने उन्होंने रख लिए हैं। कल उन्होंने उनका जो पावर प्लांट है यूएई का, उसके ऊपर हमला होता है, वो कहां से होता है कहीं नहीं, उसके ऊपर अलग से सवाल आता है, लेकिन हुआ, वहां पे आग भड़की, स्पॉयलर्स मौजूद है। जी बिल्कुल, हर चीज मौजूद है, और ये सारा कुछ अगर आप उसको अब उनको जोड़ें तो फिर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान बड़ा माशाल्लाह से हम ये कहना चाहिए कि हमें कि पाकिस्तान की सफारतकारी का जो अंदाज़ है और पाकिस्तान बड़ी मजबूत फुटिंग पे आगे जा रहा है। मियां साहब, ये जो मामला है, अब मुझे ये मैं समझ नहीं पा रहा कि जो मुज़ाकरात हैं, ठीक है, वो स्टेल हैं, सुस्त हैं, हो तो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बैकडोर तो चल रहा है, वो आप समझते हैं, आपका चूंकि ये काम रहा है। जब बैकडोर पे ये चल रहे होते हैं, बयानात से नुकसान भी एक अलग डिबेट है। आपको क्या लगता है कि किन इश्यूज पे इस वक्त बात हो रही है और कौन से इश्यूज हैं जिनमें कोई थोड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और कौन से इश्यूज ऐसे होंगे जो आइंदा टाइम के लिए या पेंडिंग किए जाएंगे? जिस तरह ईरान की प्रपोजल है कि ईरान न्यूक्लियर बाद में बात की जाए, बाकी मामलात हमसे तय कर लिए जाएं, और अमेरिका अगरचे ये चाहता है कि पहले न्यूक्लियर की बात, हमें को गारंटी को वारंटी मिले, हम कोई चीज़ दिखाने जोगे हो अपनी आवाम को। आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात एक्चुअली किन किन एरियाज़ में हो रहे हैं और कहाँ पे
मामलात बेहतर हो सकते हैं और कहां पे जो चीजें हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगी? सबसे पहले तो जिस तरह आपने शुरू किया अपने सवालात हैं कि सीक्वेंस किया, उसी से लेते हैं कि डिप्लोमेसी जो है बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है कि जिसमें बैठे और साथ ही एक डिक्लेरेशन इशू हो गया और फिर वो डिक्लेरेशन उसके जैसे उसके अल्फाज हैं उसी के मुताबिक अमल होना शुरू हो गया। और स्पेशली जब ना हालात इस किस्म के हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान 47 ईयर्स से चले आ रहे हैं, और उस पर तमाशा ये हो तो जो ट्रंप साहब चाहते हैं कि अनलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल नॉर्म्स, वो चीज़ें चाह रहे हैं ईरान से। ईरान कमज़ोर होगा, ईरान छोटा मुल्क होगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है और एक सिविलाइजेशनल मुल्क है, उसके प्राउड नेशन है, उसकी अपनी अचीवमेंट्स हैं खित्ते में। वो जब इराक और लीबिया और ये वो तमाशे जो सीरिया के हुए थे उसमें वो बहुत अमर्ज करके बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, अपनी प्रॉक्सीज के साथ स्ट्रॉन्ग है ना फोर्स के तौर पे उभरा था। अब उसने अपनी ब्रेवरी से, अपने स्टांस से और साबित कर दिया कि उसका डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पोस्चर ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। वो कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन पोस्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, पावर के तौर पे वो उभरा है कि ये उसके में दमखम है, वो खड़ा रहना जानता है और रहने के लिए तैयार है। अब आप आ जाए कि कौन से ना एलिमेंट्स पे वो कुछ फैसले हो सकते हैं, कुछ लचक दिखाई जा सकती है या गुफ्तगू हो रही होगी, वो तो ये आपके सामने अब आ गई हैं बातें जो प्रेस में चल रही हैं। 5 डिमांड उनके हैं, 10 उनके हैं। यही वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं लचक दिखानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। सफारतकारी अपनी जगह पे डेड नहीं है, दोनों ममालिक इस बात का इयादा कर चुके हैं और बार बार कह चुके हैं। मेरा एक्चुअली मकसद ये था, आपका तजर्बा क्या कहता है कि कौन कौन से इश्यूज के ऊपर लचक अमेरिका की तरफ से आ सकती है और कौन से इश्यूज है जहां ईरान थोड़ा सा लचक पैदा कर सकता है, क्योंकि ये होगा तो मुआहदे की तरफ मामला जाएगा। मैं ईरान का जो डिमांड है ना अपना डी फ्रीजिंग का, वो कर सकते हैं, सैंक्शन रिमूव कर सकते हैं, ये इजी टारगेट है उसका अमेरिका के लिए। और इस पे मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी कदोगन होगी अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ। अब आ जाते हैं कि ये हुर्मस ना, जो स्टेट ऑफ हुर्मस है, इसमें जो वो अपना लाइमा अमल जो ला रहे हैं मैनेजमेंट है ना सिस्टम, वो मेरा ख्याल है उसमें डिले करना पड़ेगा उन्हें और उस पर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये हमारा भी मसला है, ये खत्ते के दूसरे कंट्रीज का भी मसला है और ये छोटे कंट्रीज के ये एक ही आपनाएं नहीं है, और भी इस तरह की बहुत सारी हैं जिसपे वो सारा फिर वही सिस्टम होगा। अब आ जाते हैं कि ईरान क्या कर सकता है, ईरान को क्या ये लचक दे सकते हैं या वो उसको क्या करना चाहिए। वो उसको किसी हर सूरत में ये न्यूक्लियर फाइल को वापस लाना होगा। वो इसके बेसिस पे वो बाई नहीं कर सकता, टाइम देर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल होगा तो अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो तो उसके ऊपर एक तरह की स्लैप ऑन हिज फेस होगी, क्योंकि ना वो रियासत है ना चेंज कर सका, उसने लीडरशिप को मार दिया, बहुत तबाही ला दी। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, वो जो है ना, जो आपने एयर वाइस मार्शल साहब ने जो जिक्र किया, वो कुर्द का भी मसला है ना, उधर से भी वो बल्कि वेपन लेके गायब हो गए। अब वो गिला कर रहे हैं कि जी हमारे वेपन लेके चाहे भाग गए, उधर से भी लैंड की नहीं हो सकी। फिर पाकिस्तान की तरफ से वो शायद चाहता था कि हम है ना एक सुन्नी जो एरिया है उनका सिस्तान और बलूचिस्तान, इसके जरिए से हम जाएं, उसकी तरफ से भी बिग नो, क्योंकि हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम तो न्यूट्रल हैं, हम मेडिएशन पूरे खलूस के साथ कर रहे हैं। तो बाकी तो वो वहाँ की लोकल को अवाम को, जो कि मैं वहाँ 3.5 साल रहा हूँ ईरान में भी, मैं जानता हूँ
तो वहाँ है बहुत देर से एक ना सेक्शन है, कितना बड़ा वो सेक्शन है जो अंगेज द गवर्नमेंट है, और बड़ा वोकल भी है, बहुत स्ट्रांग भी है। और फिर अमेरिका कुछ 47 साल से बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है वहाँ इस ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपको हर जगह डिक्लासिफाइड मटेरियल मिल जाएगा जिसमें वो खुल के ये बात करते रहे। वो भी नाकाम हो गया। तो ये सिर्फ लचक ना वो ईरान थोड़ी दिखाएगा, लेकिन उसको ये जब तक न्यूक्लियर में नहीं दिखाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि मामला आगे बढ़ सके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मियां साहब। मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। मैं एवीएन साहब, मैं आपसे भी चाहूंगा, माजरत मैं चाहता हूं मियां साहब, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, एक मिनट में मैं चाहूंगा अमजद साहब और आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या मिलिट्री ऑप्शन अमेरिका के पास हो सकती? फर्ज कीजिए सफारती ऑप्शन कोई नहीं है, क्या बीइंग अ माइट, मिलिट्री माइट, क्या वो ईरान को घुटनों के बल ले जा सकता है, जिसे जहां पर ले जाकर वो अपने वो अहदाफ हासिल कर ले जो वो करने आया था इस रीजन के अंदर, या जिसकी वजह से वो हमलावर हुआ था? मैं मिलिटरीली सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए इस वक्त जो जितना इनके वेपन डिप्लीट हुए हैं, अमेरिका के अंदर बातें हुई हैं, उनके एक्स जनरल्स ने कहा कि अगर इस वक्त उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट चीन के साथ होता है तो ये बिल्कुल तैयार नहीं है कन्वेंशनल रेंज के अंदर के उसका मुकाबला कर सके। एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जो इनका गोल्डन डोम इन्होंने बनाना था, $158 बिलियन मांगने थे, 1.3 ट्रिलियन डॉलर मांग रहे हैं उसके लिए, बिकॉज सारे लॉसेस कवर करने। तो आई डोंट थिंक कि मिलिटरीली ये ऑप्शन है। ये फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप की। आप देखिए उसको अंदर भी कुछ नहीं मिला। उसने कल जिस तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल को, CNN को और डेमोक्रेट्स को जिस तरह उसने बैशिंग की है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है जो वो बात करता है मिलिटरीली करने की। आई डोंट थिंक इस वक्त के हालात में वो मिलिटरीली कुछ करेगा, बिकॉज पहले ही कन्वेंशनल रेंज में वो बहुत नीचे जा चुके हैं। ठीक है, अब जैसा शॉर्ट मियां साहब समझते हैं कि ये लंबा जाएगी ये जंग, अभी कोई हल नहीं निकलेगा अनटिल अनलेस को लचक दिखाए। एवीएन समझते हैं कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिट्री नहीं है, सफारती नहीं है, तो फिर क्या मामला बनेगा? तो फिर वो मुज़ाकरात ही बाकी रह जाते हैं। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है, आग लगी थी बुझा दी गई है, अब वो कूलिंग का अमल जारी है, अंदर से सफाई होगी, फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी सारी वहाँ पे, फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में लोग जा सकेंगे। अभी कुछ थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा इस सारे अमल में। आप बात तो समझ ही गए होंगे शॉर्ट टाइम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब, मियां सनाउल्लाह साहब और अमजद इकबाल साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो बात मेरी समझ में आ रही है वो यही है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, इस सफारतकारी को मौका दिया रखना चाहिए, इसको इसके ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहिए, और कोई रास्ता है भी नहीं और किसी और रास्ते की तरफ जाने की ज़रूरत और होनी भी नहीं चाहिए। उससे नुकसानात मज़ीद बढ़ जाएंगे और प्रॉब्लम दुनिया के लिए मज़ीद बढ़ेगा। बेहतर रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात का है, उसी पर चलना चाहिए और उसी के ज़रिए मामलात हल करने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।